हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट हीट इंजन है। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में साडी कार्नोट जो है वो फर्स्ट अपने स्टीम हीट इंजन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया था। और यहीं से ही हमारा जो हीट इंजन की साइकिल जिसपे इन्होंने एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस को अप्लाई किया था, उसके बाद किसी भी इंजन की आपकी हीट इंजन की क्या निकाली थी, एफिशिएंसी फाइंड आउट करी थी, राइट। तो हम इसके अंदर यही देखेंगे कि जैसे लास्ट हमने देखा था कि हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इन्होंने जो प्रोसेस यूज की थी वो रिवर्सिबल प्रोसेस यूज करी थी, जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन फाइंड आउट करके वो इनिशियल स्टेज के ऊपर दोबारा से वहां पे रीच कर रहे थे। तो उन्होंने रिवर्सिबल प्रोसेस का यहाँ पे अप्लाई किया था। तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें अब हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने किया था। तो सबसे पहले हम इस फिगर के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये फिगर समझ नहीं आएगा तब तक हमें कुछ भी इसके अंदर समझ नहीं आएगा। सारा रोल ही इस फिगर का है। यहीं से ही कंस्ट्रक्शन का पता चलेगा, यहीं से ही इसकी वर्किंग का पता चलेगा, सब यहीं से ही पता चलेगा, राइट। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक पीवी डायग्राम लेना है। हमने 1 मोल की गैस कंसीडर करी जो कि इनिशियली हमारा ए पॉइंट के ऊपर था, जिस पे टेम्परेचर T1 था और प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक है, इस पे कंडीशन हमने आइसोथर्मल लगाई है। इसका मतलब हमने एक जो गैस में कह रही हूँ वो किसी भी पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर होगा, राइट। वो चैम्बर कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो ये वाली वॉल्स है, इधर वाली और इधर वाली, ठीक है, वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। और जो बेस है ना वो कैसा है, आपका कंडक्टिंग बेस है, ताकि अगर आपको कभी भी टेम्परेचर सेम करना हो तो आप पर्टिकुलर किसी सोर्स से क्या ले सको, वहां पे टेम्परेचर ले सको। इसीलिए हमने उसका बेस कैसा रखा है, कंडक्टिंग रखा है। अगर हमें कंडक्टिंग करवाना होगा तो हम कंडक्टर के ऊपर रख देंगे, अदरवाइज हम इसको इंसुलेटर के ऊपर प्लेस कर देंगे, राइट। इसके ऊपर हमने एक पिस्टन भी लगाया हुआ है जो कि मूवेबल पिस्टन है। इसको हम आगे या पीछे मूव कर सकते हैं ताकि इसका वॉल्यूम और हमारा जो वॉल्यूम है वो हम चेंज कर सके, प्रेशर वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। तो अब देखो हमने यहाँ पे ए सोर्स लिया हुआ है, यानी कि एक तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सिलेंडर ले रखा है, ठीक है, जिसके अंदर 1 मोल की आपकी गैस है। और जो सिलेंडर है वो हमारा बेस तो उसका कंडक्टिंग है, साइड वॉल्स उसकी नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, राइट। एक हमने सोर्स लिया हुआ है जो कि कितना भी अमाउंट का टेम्परेचर किसी भी चीज को दे सकता है। ठीक है, इसमें बहुत हाई इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, हाई टेम्परेचर की। उसके बाद हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है ताकि जब भी मैं इसके ऊपर अपना सिलेंडर रखूं तो जो ये कंडक्टिंग बेस था वो भी अब कैसा हो जाए, नॉन कंडक्टिंग हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा सिलेंडर बिहेव करेगा एज अ नॉन कंडक्टिंग सोर्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक सिंक लिया है जिसपे आपने T2 टेम्परेचर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये भी हमारा हाई हीट कैपेसिटी होता है, हाई नहीं, कॉल्ड की फॉर्म में। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है लेकिन लो टेम्परेचर की। ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी इसकी होती है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इसकी होती है ऑफ द हाई टेम्परेचर, और इसकी होती है लो टेम्परेचर। ओके, तो यानी एक सिलेंडर चाहिए, एक इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए, एक हाई टेम्परेचर सोर्स चाहिए, और एक जिसको हम रिलीज कर सके हीट कोल्ड करने के लिए उसको हमें एक सिंक चाहिए, राइट। तो हमें 4 चीजें ये चाहिए इसके अंदर। और एक इसके अंदर हमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस का पता होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ना तो मैटर का एक्सचेंज हो ना ही हमारा टेम्परेचर का एक्सचेंज हो, राइट। टेम्परेचर हीट का एक्सचेंजमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होता है इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे हमने ए सोर्स के ऊपर जो है हमारा सिलेंडर जो है वो प्लेस कर दिया, जो कि हमारा कैसे था, हाई कैपेसिटी, जो था हाई हीट कैपेसिटी, उसके ऊपर हमने इस सिलेंडर को प्लेस कर दिया। ओके, हमने प्लेस कर दिया। प्लेस इसलिए किया है ताकि मैं इसका वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रही हूँ V1 से V2, तो प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है,
तो ताकि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, इसीलिए हमने हाई कैपेसिटी सोर्स लिया है। जब जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, हाई कैपेसिटी सोर्स इसको, हाई हीट कैपेसिटी सोर्स इसको टेम्परेचर दे देगा और पूरा का पूरा प्रोसेस की ड्यूरेशन पे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस में। कब? जब आपका W इज इक्वल टू PdV था, आपने P को PV इज इक्वल टू, जब आपका T करके आपने कांस्टेंट रखा था तो P इज इक्वल टू 1/T K/T करके रखा था, तो आपका कुछ फॉर्मूला आया था RT log of V2/V1, ऐसा फॉर्मूला आया था, उसको हम आगे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक्सपेंशन हो रहा है, क्या कर रहे हो, पिस्टन को आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्योंकि आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, राइट। हमने V2 से V3 वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर हमारा और इसका कैसा हो गया, कम हो गया। अब हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट का कोई भी चेंजमेंट अलाउड नहीं होता बाहर के सराउंडिंग से, इसीलिए हमने इसका बेस भी कैसा कर दिया बेटा, नॉन कंडक्टिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे V3 के बाद जैसे ही मैं इस प्रोसेस पे जाऊंगी V3 से V4 वॉल्यूम के ऊपर, तो वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर, जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका ज्यादा ना हो। हमें ये भी आइसोथर्मल करना है, इसीलिए हमने एक सिंक लिया है जिसको मैं कितना भी टेम्परेचर दे सकती हूँ। ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं जिसको, बहुत उसमें टेम्परेचर कितना भी। तो यहाँ पे हमारे पास सिंक है, तो मैं इस पिस्टन को इनवर्ड मूव कर रही हूँ, यहाँ पे आउटवर्ड मूव हुए थे, यहाँ पे इनवर्ड मूव कर रही हूँ, ताकि मैं V4 वॉल्यूम तक चली जाऊं और मेरे पास टेम्परेचर T2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोबारा से मैं D पॉइंट से A पॉइंट, यानी कि फिर दोबारा से V1 वॉल्यूम और प्रेशर P1 के ऊपर पहुंच चुकी हूँ एडियाबेटिक कंप्रेशन करके, यानी कि दोबारा से इसको कंप्रेस करके इसका जो भी पिस्टन था उसको दोबारा से और इनवर्ड, जितना आपने यहाँ पे आउटवर्ड किया था ना इस एडियाबेटिक के लिए, यहाँ से यहाँ तक का जितना आउटवर्ड किया था उतना ही मैंने D से A पॉइंट के ऊपर उसको इनवर्ट कर दिया, ताकि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाऊं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बाद, प्रोसेस के बाद, जब कोई भी पॉइंट अपने इनिशियल पाथ के ऊपर पहुंच जाता है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इस टाइप की साइकिल को हम कार्नोट साइकिल कहते हैं, जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन यूज हो रहा है, राइट। तो अब देखो इसके अंदर जो साइडी कार्नोट थे वो फ्रेंच इंजीनियर थे, इन्होंने रिवर्सिबल इंजन के ऊपर वर्क किया था मैक्सिमम एफिशिएंसी के उस पे। ठीक है, और जो साइकिल इसके अंदर प्रोसेसेस में अडॉप्टेड होती है इस इंजन में, उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं, राइट। अब इसमें असेंशियल आपके कंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से आपने पार्ट्स इसके लिए हैं, एक मैंने सिलेंडर लिया है, एक सोर्स लिया है, एक सिंक लिया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है, राइट। हमारा जो सिलेंडर है वो आपका नॉन कंडक्टिंग साइड है एंड बेस कंडक्टिंग है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अंदर परफेक्ट गैस हमने जो है इंक्लूड कर रखी है, सिलेंडर के अंदर फिल कर रखी है। सोर्स हमारा हीट का एक सोर्स है, ठीक है, और इसमें हम हाई टेम्परेचर का कितने भी अमाउंट ऑफ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट जो है आपकी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं ताकि आइसोथर्मल प्रोसेस हो सके एक्सपेंशन के उसमें, तो वहां पे टेम्परेचर की कोई कमी ना आए, वो एज इट इज उसको T1 टेम्परेचर ही रख सके। उसके बाद रिजेक्ट करने के लिए भी मुझे एक सोर्स चाहिए, वो चाहिए था पॉइंट, जिसके लिए मैंने सिंक को यूज किया है, ताकि वो उसके अंदर कितने भी अमाउंट को रिजेक्ट कर सके, राइट। और हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस करवाने के लिए सारे साइड से उसकी कैसी होनी चाहिए, हमारी नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया था, ताकि ये जो कंडक्टिंग बेस था ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर जब प्लेस किया जाएगा तो वो भी नॉन कंडक्टिंग हो जाए और वहां से पूरे उसमें से कुछ भी पास ना हो सके। ठीक है, तो सारी चीज आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गई है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, इसको आप बना के रखेंगे। ठीक है, अब एक एक हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट एक एक प्रोसेस जो है वो लेके चलेंगे और उसके ऊपर वर्क करते चलेंगे, राइट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से
सेकंड पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। जब फर्स्ट से सेकंड पॉइंट यानी A टू B हम जा रहे हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, और आइसोथर्मल के ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो हमारे पास आती है RT log of V2/V1। अब यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, हाई टेम्परेचर है यहाँ पे जो कि T1 था, जो हमने सोर्स का ले रखा था, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन पे टेम्परेचर T1 रहेगा, तो मेंशन करना नेसेसरी है, राइट। तो हमारे पास ये मोल जो है, अगर 1 लेना चाहो तो 1 ले सकते हो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 to 2 हमारा जो वर्क डन है, जो कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट मैंने उसको दी थी, उससे जितना आया था वो आपका म्यू आर T1 log of V2/V1 है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, और इस पोजीशन पे जब हम A टू B जा रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंशन हुआ है उस ड्यूरेशन पे P1 V1 T1 चेंज होता है P2 V2 T1 के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, सेकंड से थर्ड पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं प्रोसेस के ऊपर। जब हम सेकंड टू थर्ड यानी कि B टू C जा रहे हैं, B टू C के अंदर टेम्परेचर भी चेंज है T1 टू T2, और प्रेशर P2 से P3 हो रहा है, वॉल्यूम V2 से V3 हो रहा है, राइट। तो हम यही सारी चीज लिखेंगे कि 2 to 3 जब हम जा रहे हैं तो हमारा P2 V2 और T1 चेंज होता है P3 V3 और T2 के अंदर। इस ड्यूरेशन के ऊपर भी मैंने आपको वर्क डन कैलकुलेट करवाया हुआ है, जो आपका आएगा टी आर अपॉन में गामा-1, ये स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है -1, और ऊपर आएगा T1 माइनस में T2, ठीक है। इसको 1 ले सकते हैं, मॉल्स की संख्या बता रहा है म्यू, ठीक है। तो आप कुछ भी इसके अंदर अगर इसको एज इट इज रखना चाहते हो तो एज इट इज भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर देखो, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर मैं इनवर्ट जा रही हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस लग रहा है, तो इस ड्यूरेशन पे जो टेम्परेचर T2 था वो होल द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है कांस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए जब हम थर्ड साइकिल के ऊपर, थर्ड प्रोसेस इसमें आ रहे हैं, तो P3 V3 T2 से P4 V4 T2 पे हम वर्क कर रहे हैं, और ये आइसोथर्मल है, इसीलिए जैसा ये आया था, जैसा आपका ये वाला फॉर्म आया था वैसा ही फॉर्म आएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देखो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, A टू B ये वाला है, और अब कैसे जा रहे हैं, C टू D, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो रिवर्स प्रोसेस है, हमें उसको भी नेगेटिव फॉर्म में भी जो है दिखा सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, देखो आप यहाँ पे P3 V3 T2 से P4 V4 T2 के ऊपर वर्क कर रहे हो। अब हमें जो सोर्स था उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे से उठा के किस पे रखना पड़ेगा, हमारा सिंक पे रखना पड़ेगा, ताकि हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बना सके कंप्रेशन के उसमें, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास V3 से V4 जा रहे हैं, तो नेगेटिव में म्यू आर T2 log ऑफ V3/V4 हमारा आ जाएगा। अब 4 to 1 यानी कि एडियाबेटिक कंप्रेशन हमें लगाना था, तो जो आपके पास वहां आया था एज इट इज आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, यहाँ पे ऑलरेडी ये नेगेटिव उसमें था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही कंडीशन आ गई। तो अब जब मैं इसके अंदर टोटल लेके, क्योंकि अब मैं T2 से T1 जा रही हूँ, तो नेगेटिव इसके अंदर ले लेते तो T1 माइनस T2 ही आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है, टोटल वर्क डन, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से 1 में जा रहे हैं, तो थर्ड और थर्ड जो है वो अपोजिट है आपकी फर्स्ट टू सेकंड में, 4 to 1 अपोजिट चल रहा है 2 to 3 प्रोसेस के, राइट। तो जो आपका एडियाबेटिक था उसके अंदर रिजल्ट एज इट इज निकला है, तो इस माइनस साइन की वजह से वो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ आइसोथर्मल की वजह से जो ये और ये पॉइंट मिला था इसकी वजह से आपका टोटल वर्क डन जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है कि उन्होंने इस कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करी थी, तो अगर वो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी होता है नेट वर्क डन कितना किया अपॉन में हीट कितनी एब्जॉर्ब करी थी। यहाँ से देखो नेट वर्क डन कितना किया, और Q1 आपने हीट दी थी तो उसने एब्जॉर्ब कितना किया। तो वर्क डन जो होता है नेट वर्क डन, आपको पता है वो रिवर्स में पहला अमाउंट Q1 दिया था, दूसरा उसने रिजेक्ट किया था, तो माइनस में Q2 आपका हो गया, या फिर आप कह सकते हो Q1 हो गया, और वो बैक रिवर्स प्रोसेस के अंदर तो नेगेटिव में अमाउंट ऑफ Q2 आ गई, ठीक है। ये वाली अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो 1 माइनस में Q2/Q1 आपके पास आ जाता है, राइट। अब
अगर हमारे पास ये वाला है तो इसी से ही हमें आगे वर्क करना पड़ेगा। तो पहले मैंने वर्क डन निकाल लिया, टोटल वर्क डन। तो इस और इस यानी कि सेकंड 1 to 2 और 3 to 4, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, दोनों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। और नोट डाउन करने के बाद हमारे पास जो आया है यहाँ पे एफिशिएंसी, जब हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है 1 माइनस में T2 बाई T1 log ऑफ V3 बाई V4 अपॉन में log ऑफ V2 बाई V1 यहाँ तक आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये जो और एक्स्ट्रा फैक्टर आया है उसको मैं और अच्छे से सॉल्व कर सकूं, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेकंड टू थर्ड जब एडियाबेटिक प्रोसेस लेके चलते हैं, वहां पे एक फॉर्मूला आता है एडियाबेटिक के अंदर, जैसे आपने पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किया था ना, ऐसे ही टीवी की पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। जैसे आपने पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किया था, ऐसे ही टी वी की पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट आता है। अब अगर वो कांस्टेंट है तो हम एडियाबेटिक 2 to 3 उसमें जा रहे हैं, यानी कि एक्सपेंशन में जा रहे हैं। तो यानी कि T1 से T2 हमारा टेम्परेचर चेंज है और V2 से V3 हमारा वॉल्यूम चेंज है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो हम V2 बाई V3 को T2 बाई T1 की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर चलते हैं, 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, उससे हमारे पास V1 बाई V4 T2 बाई T1 की पावर 1 अपॉन में गामा माइनस 1 आ रहा है। अब हमें यहाँ के रिजल्ट से और यहाँ के रिजल्ट से ये दिख रहा है कि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। दैट मीन्स V3 बाई V4 V2 बाई V1 की इक्वल आएगा। ओके, अब अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा जो ये रिजल्ट था नीचा इज इक्वल टू, ये नीचा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 बाई T1 log ऑफ V3 बाई V4 अपॉन में log ऑफ V2 बाई V1। यहाँ पे जब हम इसको V3 बाई V4 हमारा V2 बाई V1 ही है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से रिजल्ट आया है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 बाई T1। अब हमें पता है कि एक मेरा एफिशिएंसी ये आई है, एक एफिशिएंसी 1 माइनस में Q2 बाई Q1 है। दैट मीन्स हमारे पास जब इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो Q2 बाई Q1 किसके इक्वल आएगा, T2 बाई T1 के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और जो भी आपने किया था उसको कैलकुलेट आप किसी भी इंजन का जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है कार्नोट हीट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर। एज अ रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि पहले हमने हीट इंजन के अंदर वर्क डन अपॉन में आपने जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की थी वो आता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलता है जिसके अंदर हम कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दी इसने अपॉन में कितना वर्क डन किया गया, ये हमारे पास होता है जब आप रेफ्रिजरेटर का केस लेके चलते हो। ठीक है, तो कितनी आपने हीट जो है वो रिजेक्ट कर दी थी जिसमें सिंक के ऊपर अपॉन में कितना आपने वर्क डन, कितनी आपने हीट उसको दे दी ताकि वर्क डन ये उसमें हो सके, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक, सिंक से कितनी हुई है एब्जॉर्ब, ताकि वो उसको ताकि ठंडा कर सके, उसको काम करवा सके, उसको काम तो हो ही रहा है ना उसको कूल करने के लिए। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने रिजेक्ट करी है सिंक को, तो सिंक ने कितनी एब्जॉर्ब करी है टू द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से निकलता है जो कि ये है, और इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन यूनिटी होता है। दैट मीन्स ये 100% वर्क कर रहा है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ना तो कार्नोट हीट इंजन ना ही रेफ्रिजरेटर कोई भी 100% वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि जितनी अमाउंट ऑफ वर्क मैंने हीट दी थी उतना उसने काम कर दिया। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हमारा 100% कोई भी चीज एब्जॉर्ब करके 100% वर्क कोई भी सब्सटेंस नहीं करता है। दैट्स व्हाई ये जो इन्होंने बोला है कि 100% एफिशिएंसी आती है और उसकी, ऐसा पॉसिबल एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं है। इन्होंने बोला है कि ये है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी नहीं दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर हम दोनों ही टॉपिक कर चुके हैं कवर।
तो यहाँ तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।